सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में विज्ञान और किसान कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपके लिए वो फायदेमंद साबित हो सके। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बताएंगे हम आपको कि आप कैसे बना सकते हैं केचुआ खाद। मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से और फिर सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। बता दें कि कृषि मंत्रालय की डीडी किसान स्टूडियो से भी रहेगा कुछ खास। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आपको बता दें कि दिल्ली के पूसा में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है, जिसका उद्घाटन होगा 18 मार्च को। और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इस सम्मेलन से उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास संभव हो पाएगा। इस संदर्भ में हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 18 मार्च को दिल्ली में इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ ईयर का लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर दुनिया के अनेक देशों से वैज्ञानिक भी आ रहे हैं, मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एक तौर से मील का पत्थर साबित होगा। मिलेट्स ईयर के दौरान मिलेट्स के प्रचार प्रसार, उत्पादन, उत्पादकता, उसकी गुणवत्ता, पोषकता, इस पर चर्चाएं होंगी। फलस्वरूप मिलेट्स का उपयोग बढ़ेगा, मिलेट्स की मांग बढ़ेगी, अंततोगत्वा उसका फ़ायदा किसानों को मिलेगा। मैं मिलेट्स ईयर के शुभारंभ के अवसर पर सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। किसान भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कृषि मंत्रालय की डीडी किसान स्टूडियो से डॉक्टर सुनील कुमार। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको बताते हैं। किसान भाई को मैं बताना चाहता हूं कि जो आप रबी की फसल का जो बीमा कराए हैं उसकी अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और इस संदर्भ में जो है, जो आपकी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के अंतर्गत जो बीमा पॉलिसी जो वितरित किए जा रहे हैं आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके ब्लॉक में, बहुत सारे स्तर पर जो हैं कैंप लगा के बीमा कंपनियों द्वारा वितरित की जा रही है, जिसमें से आप उनके पावती जरूर अवश्य प्राप्त कर लें। इसमें जो है आपके
कौन कौन फसल का आपने बीमा कराया, कितना आपने प्रीमियम दिया, और ये इसके जो है कि कौन कौन इसमें जोखिम कवर है। जोखिम कवर के साथ साथ बीमा कंपनियों का इसमें पता भी है कि जहां अगर कोई तरह की शिकायत हो या किसी तरह की सूचनाएं आपको देनी हो, वहां आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। खास करके अभी आपने देखे होंगे विगत 2-3 दिनों में बहुत सारे जगह महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश अदर में बारिश हुई है, बेमौसम बारिश। खास करके रबी फसल जो अभी कटाई के लिए उपलब्ध हैं और मैच्योर हो चुके हैं, जिसमें कटाई के बाद कुछ जगह कटाई चल रही है या कटाई के बाद जो खेत में पड़े हुए हैं, जिसके कारण किसानों को क्षति हुई है। उस क्षति के लिए एक योजना में प्रावधान है कि या तो पोस्ट हार्वेस्ट या लोकलाइज कैलेमिटी, स्थानीय आपदाएं, या फिर जो आपके कटाई के पश्चात जो खेत में रखे हुए हैं 14 दिनों तक का कवर किया जाता है। उसमें आपको जो भी क्षति हुई है उसकी व्यक्तिगत खेत स्तर पर इसकी क्षतिपूर्ति की जाती है, और इसकी आकलन जो है बीमा कंपनियां और जो राज्य सरकार हैं संबंधित उनके पदाधिकारी संयुक्त रूप से करते हैं। इसके लिए किसानों को आवश्यक है कि इसकी सूचनाएं 72 घंटे के अंतराल में, मतलब 72 घंटे के अंदर जो है आप जो है बीमा कंपनियों को दें या फिर राज्य सरकार के कार्यालय में सुनिश्चित करें। इसके लिए बीमा कंपनियों को सूचित करने के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में जो आपको पत्र दिए गए हैं एक्नॉलेजमेंट, उसमें भी रखे हुए हैं, या आपको वेबसाइट या अदर जगह पर उपलब्ध हैं। आप किसान कॉल सेंटर पर भी इनकी सूचनाएं दे सकते हैं। प्लस जो है स्थानीय कार्यालय जो है ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जो बीमा कंपनियों के कार्यालय खोले गए हैं, उसमें भी आप इनको सूचनाएं दें। इसकी सूचनाएं देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये खेतवार आकलन है। अगर आपका क्षेत्रवार क्षति होती तो राज्य सरकार इसको स्व संज्ञान में लेते हुए इसकी अपनी क्षतिपूर्ति के लिए अपनी जो प्रावधान है उसके आधार पर वो सर्वे करवाते हैं। तो खेतवार आकलन के लिए बहुत आवश्यक है, किसान भाई इसको नोट करें। ये जो है बहुत ही आपको सूचनाएं देनी पड़ेगी। 72 घंटे का समय इसलिए निर्धारित किया गया है कि ये जो फसल है कभी कभी आपको मजबूरी में खेत से हटानी पड़ती है, या फिर जो है रिवाइव हो जाता है पौधा या कुछ किसी और कारण से, तो इसलिए तो रखा गया है। और उसके बाद जो है संयुक्त समिति समूह एक बनेगी, गठन की जाएगी, जिसके में सर्वे किया जाएगा। सर्वे में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं, और ये ध्यान रखें कि सर्वे जो है निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंट हो, किसी तरह से इसमें कोई हो, और अगर किसी तरह के अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपने निकटतम बीमा कंपनी के कार्यालय या फिर जो है आपके क्षेत्रीय जो कृषि कार्यालय हैं उसमें संपर्क करें। ये उस और जो भी जानकारी है वहाँ से प्राप्त करें। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, जब भी आप खेती करते हैं तो उसमें खाद प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। ऐसे में अगर केचुआ खाद का उपयोग किया जाए तो खेत की मिट्टी की सेहत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, फसलों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। तो किस तरह से बना सकते हैं आप केचुआ खाद, आइए आपको बताते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, 10 से 15 दिन पुराना गोबर, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा, हरे पत्ते, फसल अवशेष और केचुए। केचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद कहलाती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधार कर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वर्मी कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अगर गड्ढा 13 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है तो उससे 9 से 15 क्विंटल तक केचुआ खाद हासिल की जा सकती है, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों में।
केंचुआ खाद बनाने के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ऐसी जगह जो बाकी जमीन से थोड़ी ऊंची हो, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा ना हो सके। रोशनी जितनी कम होगी, केंचुए उतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप कारोबार के लिए केंचुआ खाद बना रहे हैं, तो फिर शेड तैयार करना बेहतर रहेगा। इन्हीं शेड में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाएगा। बेड की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। गहराई इसीलिए कम रखी जाती है ताकि उसमें गर्मी पैदा न हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचे। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए आसपास पशुपालन का होना जरूरी है, ताकि गोबर आसानी से उपलब्ध हो सके। गड्ढे के फर्श को मजबूत कर लें, इतना मजबूत कि केंचुए जमीन में दाखिल न हो सकें। याद रहे, फर्श को पक्का नहीं करना है। पक्का कर देंगे तो अतिरिक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकेगा। 2 गड्ढों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी रखें, ताकि चलने फिरने के लिए जगह मिल सके। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नारियल का छिलका, केले के पत्ते और पुआल जैसी फसल अवशेष की 3 से 4 इंच की परत बिछा दें। इसे हार्ड बेड कहते हैं। इसके ऊपर गोबर और उपजाऊ मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर 6 इंच की परत बिछा दें। इसके बाद हर गड्ढे में 4,500 केंचुए डालें। इस तरह हर वर्ग फुट में केंचुओं की संख्या 100 होगी। सबसे अच्छी किस्म लाल रंग वाली एस्किनिया फेटिडा है। इसे रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाएगी, जिसमें कार्बनिक जैव अवशेष और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाकर डालना होगा। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। ये परत 12 इंच की होगी। अवशेष और अपशिष्ट जितने बारीक कटे होंगे, केंचुओं के लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अवशेष अधपका होना चाहिए। अगर अधपका नहीं है तो 15 दिन तक गोबर में मिलाकर रख दें। उसके बाद ही उसे गड्ढे में डालें। इसके बाद गड्ढे को बोरे बिछाकर ढक दें। इससे ढेर में नमी बनी रहेगी। सर्दियों में हर दिन 1 बार और गर्मियों में 2 बार पानी का छिड़काव करें। हवा की आवाजाही और तापमान बनाए रखने के लिए 30 से 35 दिन बाद ढेर की पलटाई कर लें। इससे ढेर में बनी गैस भी बाहर निकल जाएगी। जब ढेर चाय की पत्ती जैसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए केंचुआ खाद तैयार है। अब पानी का छिड़काव बंद कर दें और उसे सूखने दें। खाद तैयार होने के बाद ढेर के ऊपर पतली गोबर की परत चढ़ा दें। सारे केंचुए इसमें आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इन केंचुओं को अलग कर लें, जो आगे खाद बनाने में काम आएंगे। इस तरह बनी खाद को पैक करके आप किसानों को बेच सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारी सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हरियाणा के एक सफल किसान से। नाम है इनका रमेश चौहान। बता दें, ये अनाज या खाद्य फसलों की खेती नहीं बल्कि फूलों की खेती करते हैं और इससे अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। तो किस तरह से इन्होंने चयन किया फूलों की खेती का, आइए इन्हीं से जानें। कृषि के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति अपनाना बेहद जरूरी है। आधुनिक तरीके से खेती कर किसान नई नई उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। रमेश चौहान ऐसे ही एक किसान हैं जिन्होंने खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाकर सफलता हासिल की है।
उनकी किसान यात्रा हरियाणा के पलवल जिले के एक छोटे से गांव औरंगाबाद से शुरू हुई। इनका जन्म एक खेतीहर परिवार में हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई के साथ साथ वे अपने पिता को खेती में मदद करते थे। वे अपने पिता और अन्य किसानों को खेती में काफी मेहनत करते देखते थे और सोचते थे कि इतनी मदद करने के बावजूद इन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। खेतों में सबको मेहनत करते देख रमेश चौहान ने सोचा कि वे कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती के गुण अपने पिता से सीखा था। इसी बीच रमेश चौहान कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। यहाँ आकर खेती की बारीकियों को समझा। वे अपने पिता के साथ गन्ना, गेहूं, मटर, अरहर की खेती करने लगे। खेती के शुरुआती दौर में ही रमेश चौहान ने पाया कि इस तरह से परंपरागत खेती से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनका मानना था कि परंपरागत ढंग से खेती में सीमित ना रहें, बल्कि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहते थे। साथ ही रमेश संरक्षित खेती भी करना चाहते थे। इस विषय में रमेश चौहान ने अपने पिता से चर्चा की। उनके पिता ने भी उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया। प्रगतिशील किसान संगठन से जुड़कर रमेश चौहान को आधुनिक खेती के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर इन्होंने आधुनिक और संरक्षित खेती के बारे में जाना और सीखा। आधुनिक खेती के बारे में जानने की जिज्ञासा ने इन्हें पुणे की तरफ आकर्षित किया। वहां जाकर रमेश चौहान ने फूलों की खेती के बारे में जाना। बैंक से लोन और कुछ साथियों की मदद से इन्होंने पॉली हाउस में गुलाब की खेती करनी शुरू की। फूलों की उचित देखभाल कर उन्हें सलीके से तोड़कर एक जगह रख बाजार के अनुसार उनकी पैकिंग होने लगी, जिसे बाजार ले जाकर बेचा गया। बाजार में इनकी फूलों की काफी तारीफ हुई, जिसे फूलों की खेती में रमेश चौहान को हौसला मिला। वे अब इस काम में पूरे समर्पण के साथ जुटे रहते हैं। रमेश चौहान फूलों के विपणन में भी पूरी सजगता से लगे रहते हैं। आज रमेश चौहान की सक्रियता ने किसानों के बीच उनकी छवि एक मार्गदर्शक के रूप में बनाई है। वे हमेशा किसानों के बीच अपने विचारों को रखते हैं, साथ ही गांव के किसानों से सलाह मशवरा भी करते हैं। रमेश चौहान कहते हैं कि गुलाब की खेती को और आगे बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉली हाउस लगाएं, जिनमें गुलाब उगाकर अपने गुलाब की किस्मों को भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंचाया जाए। रमेश चौहान को खेती में उनके इस योगदान के लिए अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिल चुके हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए
जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव होता। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। एक ऐसी योजना न केवल हमारे किसानों की लागत में कमी लाती है बल्कि आमदनी में भी वृद्धि करवाती है। ये है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के जरिए। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए
भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा तमाम जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।